Hello students, welcome to this lecture. In this lecture, we will discuss a very important article from the oscillators, that is tuned collector oscillator. इस oscillator को बच्चों हम tuned collector oscillator इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारे पास इसमें एक tuned circuit जो LC circuit होता है, that is connected with the collector of the transistor. So it is called as tuned collector oscillator because it contains a tuned circuit connected to collector of the transistor. तो ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास एक ऑसिलेटर है। तो सबसे पहले बच्चों हम इसकी डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम की बच्चों अगर हम बात करें इसमें, तो सबसे पहले हमारे पास एक ट्रांजिस्टर है। सो दिस इज द एनपीएन ट्रांजिस्टर दैट इज कनेक्टेड इन द कॉमन एमीटर मोड। तो हमारे पास एक ट्रांजिस्टर है बच्चों दैट इज कनेक्टेड इन द कॉमन एमीटर मोड, और यहाँ पे हमारे पास दो रेजिस्टेंसेस हैं लाइक दिस, जैसे हम वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग सर्किट्स बनाते हैं। और यहाँ पे बच्चों जो कलेक्टर है, कलेक्टर में हमारे पास क्या है, एक ट्यून्ड सर्किट कनेक्टेड है लाइक दिस। सो वी हैव this is the variable capacitor C and this is the inductance coil L. These are the two resistances R1 and R2, and these are further connected to a power supply that is called as VCC. क्लियर? और अगर हम बात करें बच्चों फॉर द एमीटर साइड, तो यहाँ पे हमारे पास एक पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर CE एंड रेजिस्टेंस RE है। This is a resistance RE, this is the capacitor CE, and these are grounded together. ये सभी को हमने बच्चों क्या कर दिया, इस तरह से ग्राउंड कर दिया। ठीक है जी। तो इस केस में अगर बच्चों हम देखें, हमने ऑलरेडी बात की हुई थी कि जैसे हम ऑसिलेटर्स के केस में हमारे पास जो सिंपल ट्यून्ड सर्किट है दैट प्रोड्यूसेस द LC ऑसिलेशंस, बट ड्यू टू सम डैम्पिंग कंपोनेंट्स उसकी जो ऑसिलेशंस हैं उनका मैग्नीट्यूड कंटिन्यूसली कम होता जाता है, जिसके लिए हमारे पास यहाँ पे डैम्प्ड ऑसिलेशंस बनेंगी। तो इन ऑर्डर टू मेक द डैम्प्ड ऑसिलेशंस अनडैम्प्ड, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक फीडबैक करेंगे। तो फीडबैक करने के लिए बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक इंडक्टेंस कॉइल लगाएंगे इस तरह से, एंड इट इज कनेक्टेड टू द बेस ऑफ द ट्रांजिस्टर। तो ये जो वोल्टेज होगी अक्रॉस द इंडक्टेंस कॉइल इंडक्टेंस कॉइल L1, तो इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगी दैट विल बी यूज्ड एज द फीडबैक वोल्टेज। और हमारे पास यहाँ पे एक और इंडक्टेंस कॉइल है दैट इज द कॉइल L2 विच इज यूज्ड टू गेट द आउटपुट। ठीक है, तो ये हमारे पास बच्चों सर्किट है। और हमारे पास यहाँ पे एक और कैपेसिटर है, दिस इज द कैपेसिटर C1 विच इज कनेक्टेड इन द पैरेलल कनेक्शन टू रेजिस्टेंस R2। ठीक है जी। तो हमारे पास बेसिकली बच्चों एक ट्यून्ड सर्किट है। ट्यून्ड सर्किट का काम क्या है, ऑसिलेशंस पैदा करना, और ये एम्पलीफायर का काम है ऑसिलेशंस को जो फीडबैक मिल रही है उसको एम्पलीफाई करके ट्यून्ड सर्किट को देना आउटपुट। ठीक है जी। और अगर हम सिंपल ट्यून्ड सर्किट की बात करें तो उसमें ऑसिलेशंस क्या पैदा होंगी, दैट विल बी ऑफ द फ्रीक्वेंसी 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ LC। और जो हमारे पास वोल्टेज अक्रॉस L1 है, वोल्टेज अक्रॉस L1 will be used as the feedback voltage, so this is very important, means जो हमारे पास L1 के अराउंड जो आउटपुट आएगी उसको हम फीडबैक करने के लिए हेल्प करेंगे। ठीक है। और हमने एक कंडीशन बच्चों डिस्कस की थी बार्कहाइजन क्राइटेरिया के अंदर, दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ A into बीटा दैट मस्ट बी इक्वल टू 1 एंड द नेट फेज शिफ्ट मस्ट बी 2 पाई।
और फॉर कॉमन एमीटर सर्किट अगर हम देखें, फॉर कॉमन एमीटर एम्पलीफायर व्हाट इज द फेज डिफरेंस? जो फेज डिफरेंस होता है बच्चों दैट इज 180, क्लियर, दैट इज 180 डिग्री। बट हमें वहां पे कंडीशन क्या थी, हमने देखा था दैट द फेज डिफरेंस बिटवीन द इनपुट एंड द आउटपुट मस्ट बी 360 डिग्री, बट यहाँ पे जो फेज शिफ्ट है एम्पलीफायर के अंदर दैट इज 180 डिग्री। तो एडिशनल जो 180 डिग्री फेज शिफ्ट है, एडिशनल 180 डिग्री फेज शिफ्ट is provided by the transformer, तो जो हमारा L1 कॉइल है उसका जो नीचे वाला टर्मिनल है उसको हमने बेस ऑफ द ट्रांजिस्टर के साथ कनेक्ट कर दिया, तो वहां से हमें एडिशनल 180 डिग्री जो फेज शिफ्ट मिलेगी। तो नेट फेज शिफ्ट हमारी क्या हो जाएगी, दैट विल बी 180 प्लस 180 दैट विल बी 360 डिग्री एंड दिस इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो हमारे पास वही कंडीशन सेटिस्फाई होगी जो हमने बार्कहेज़न क्राइटेरिया में डिस्कस की थी, ठीक है जी। और इसमें बच्चों हमारे पास जो कैपेसिटर C1 एंड CE कैपेसिटर हैं इनको हम यूज करते हैं टू प्रोवाइड द लो रेजिस्टेंस पास टू द ऑसिलेशंस, मतलब ये हमें जो हमारी ऑसिलेशंस है उनको लो रेजिस्टेंस पाथ प्रोवाइड करते हैं। और जो वैल्यूज ऑफ VCC, R1, R2 इन सभी की वैल्यूज हम इस हिसाब से सेट करते हैं ताकि जो हमारा जो ऑपरेटिंग पॉइंट है वो स्टेबल हो जाए। तो अगर हम बात करें यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की डिराइवेशन एंड कंडीशन फॉर द सस्टेन्ड ऑसिलेशन, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो नाउ नेक्स्ट इज derivation of frequency and condition of sustained oscillation. Condition of sustained oscillations. तो बच्चों इसके बाद हम डिराइव करेंगे व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्यून्ड कलेक्टर ऑसिलेटर एंड व्हाट इज द कंडीशन फॉर द सस्टेन्ड ऑसिलेशन। जो हमने बच्चों ये डायग्राम बनाई है दिस इज द सर्किट डायग्राम फॉर द ट्यून्ड कलेक्टर ऑसिलेटर। इसको सॉल्व करने के लिए हम इसको थोड़ा सा सर्किट को सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करके हम इसको एच पैरामीटर की टर्म्स में सर्किट बना लेंगे और उसके बाद हम इसकी कैलकुलेशंस करेंगे। तो मैं सबसे पहले बच्चों जो हमारा ये ट्रांजिस्टर है, एम्पलीफायर है इन दी वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग अरेंजमेंट, इसका हम इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे इन टर्म्स ऑफ एच पैरामीटर। तो हमारा सर्किट उसका क्या होता है, दिस इज इनपुट रेजिस्टेंस HIE, यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स होगा दैट इज HREVO, और ये बच्चों क्या होता है हमारा, दिस इज द बेस ऑफ द ट्रांजिस्टर, और यहाँ पे हमारे पास एक करंट सोर्स है। सो द वैल्यू फॉर द करंट सोर्स इज HFEIB, और इसके पैरेलल हमारे पास एक रेजिस्टेंस होती है जिसको हम बच्चों क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज दी 1/HOE। ये बच्चों हमने लास्ट सेमेस्टर में एच पैरामीटर के इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करना सीख लिया था, ठीक है जी। और उसके बाद हमारे पास क्या है, एडिशनल अगर हम देखें कलेक्टर साइड में हमारे पास एक LC सर्किट लगा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, जो चीजें एक्स्ट्रा लगी हैं उनको लगा देंगे। यहाँ पे हमारे पास एक कैपेसिटर है, तो हमने एक कैपेसिटर लगा दिया यहाँ पे, इट्स वैल्यू इज C, और उसके साथ पैरेलल हमारे पास एक इंडक्टर कॉइल L और एक रेजिस्टेंस R लगी हुई है, दिस इज L, दिस इज R। और L के सामने, L के साथ बच्चों हमने एक L1 कॉइल लगा रखी है, जो L1 एंड L दे आर इन द म्यूचुअल इंडक्शन विद ईच अदर। तो L1 को फ्लक्स मिलेगी कहाँ से, L से। तो L के सामने बच्चों हम एक कॉइल L1 लगा देते हैं इस तरह से, दिस इज द कॉइल L1, और उसकी फीडबैक हम कहाँ पे करेंगे, दैट इज कनेक्टेड विद द बेस ऑफ द ट्रांजिस्टर, सो दैट इज फर्दर कनेक्टेड टू द बेस ऑफ द ट्रांजिस्टर। इस तरह से हम HIE के साथ इसको ज्वाइन कर देंगे, ठीक है जी। तो ये हमारी सर्किट डायग्राम बन गई इन टर्म्स ऑफ एच पैरामीटर। बेस में जो करंट है दैट इज IB,
और कलेक्टर साइड में जो करंट है दैट इज दी IC। तो ये बच्चों हमारा नेट इक्विवेलेंट सर्किट बन गया कॉरेस्पॉन्डिंग टू ट्यून्ड कलेक्टर ऑसिलेटर। ठीक है जी। तो अब इसको बच्चों हमने सॉल्व करना है। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करने के लिए हम बेसिकली ये वाली कंडीशन हमने बार्क-हेज़न क्राइटेरिया में डिस्कस की थी। सो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। तो अकॉर्डिंग टू बार्क-हेज़न क्राइटेरिया द मॉडुलस ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ A एंड बीटा दैट मस्ट बी यूनिटी। तो इसी इक्वेशन में बच्चों हमने वैल्यूज रखनी है। तो अगर हम किसी तरीके से A और बीटा दोनों फाइंड आउट कर लें तो हम इक्वेशन नंबर 1 में इनको रख देंगे और उसकी वैल्यूज को हम फर्दर सॉल्व करके फ्रीक्वेंसी की डेरिवेशन करेंगे और कंडीशन फॉर सस्टेन्ड ऑसिलेशन हम बना लेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम देखें A की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम आउटपुट सर्किट के अंदर नेट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। नेट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे? आउटपुट सर्किट में बच्चों हमारे पास L, C एंड R लगा हुआ है। L एंड R दे आर इन द सीरीज कनेक्शन एंड C उन दोनों की क्या है? पैरेलल है। तो अगर मैं सपोज करूं लेट Z1 बी दी नेट इम्पीडेंस ऑफ L एंड R। तो L की इम्पीडेंस क्या होती है बच्चों? दैट इज आइटा ओमेगा L। तो सीरीज कनेक्शन में हमें पता है रेजिस्टेंस क्या होती है? R1 प्लस R2। तो Z1 हमारा क्या बन जाएगा? आइटा ओमेगा L प्लस R। और L और R के साथ C क्या लगा है बच्चों? पैरेलल में लगा है। मतलब L एंड R का जब हमने सीरीज कॉम्बिनेशन सॉल्व कर लिया तो वो रेजिस्टेंस बन जाएगी Z1। मतलब मैं ऐसे आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूं। मैंने ये सारी L एंड R को किस चीज का नाम दे दिया? दिस इज Z1। ठीक है जी। और इस Z1 को अगर हम देखें दैट इज कनेक्टेड पैरेलल टू कैपेसिटर C। तो नाउ Z1 and C are parallel to each other. Parallel to each other. तो अगर हम Z1 and C का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है उसकी रेजिस्टेंस ZL सपोज कर लें तो ZL किसके बराबर होगा? मतलब Z1 एंड C का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है उसको सॉल्व करके हमारे पास जो वैल्यू आएगी दैट इज ZL। तो ZL क्या होगा? पैरेलल कनेक्शन में बच्चों हमने लोअर क्लासेस में पढ़ा है व्हाट विल बी द नेट इंपीडेंस फॉर द पैरेलल कनेक्शन दैट इज R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। तो यहाँ पे क्या आएगा? Z1 इंटू XC। XC बच्चों क्या है? द इंपीडेंस फॉर द कैपेसिटर डिवाइडेड बाय Z1 प्लस XC। और XC हमारा होता क्या है? दिस इज 1 बाई आइटा ओमेगा C। जैसे हमारा XL होता है आइटा ओमेगा L, उसी तरह से हमारा XC कैपेसिटेंस की जो हमारी इम्पीडेंस है दैट इज व्हाट? 1 बाई आइटा ओमेगा C। तो अगर मैं यहाँ पे बच्चों वैल्यूज रखूँ Z1 मेरी क्या है? दिस इज आइटा ओमेगा L प्लस R इंटू 1 बाई आइटा ओमेगा C डिवाइडेड बाई आइटा ओमेगा L प्लस R प्लस 1 बाई आइटा ओमेगा C। तो इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड में बच्चों सॉल्व करूंगा। तो हमारा ZL क्या है? दिस इज R प्लस आइटा ओमेगा L डिवाइडेड बाई आइटा ओमेगा C। और नीचे की रकम अगर मैं सॉल्व करूं बच्चों दैट विल बिकम आइटा ओमेगा C एलसीएम आ जाएगा मेरा। तो नीचे मेरा आइटा ओमेगा C एलसीएम आ जाएगा। ऊपर क्या बनेगा? ऊपर यहाँ पे 1 है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो दैट विल बिकम आइटा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर LC प्लस सेकेंड टर्म बच्चों क्या बनेगी? आइटा ओमेगा C इंटू R। वो R से मल्टीप्लाई हो जाएगा। आइटा ओमेगा C इंटू R प्लस लास्ट टर्म बच्चों क्या बनेगी? लास्ट टर्म विल बी 1। ठीक है जी। तो यहां से अगर मैं देखूं आइटा मेगा C मेरा कैंसिल हो गया। तो ये क्या बनेगा? R प्लस आइटा ओमेगा L डिवाइडेड बाई 1। आइटा स्क्वायर क्या होता है बच्चों? दिस इज -1। सो इट विल बिकम 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर LC प्लस आइटा ओमेगा C इंटू R। तो ये मेरी क्या बन गई? द वैल्यू फॉर द नेट इम्पीडेंस इन द आउटपुट सर्किट। तो ZL मेरा कितना आ गया? R प्लस आइटा ओमेगा L डिवाइडेड बाई 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर LC
प्लस आइटा ओमेगा सी इंटू आर। और अगर मैं बात करूं बच्चों द गेन ऑफ द एम्पलीफायर, गेन ऑफ द एम्पलीफायर, ये भी हमने एच पैरामीटर वाले सर्किट वाले जो चैप्टर है उसमें पढ़ रखा है। गेन ऑफ द एम्पलीफायर in terms of H parameters is AV, that is minus HFE ZL divided by HIE plus delta H into ZL। तो यहाँ पे बच्चों डेल्टा H क्या होता है मैं एक बार बताता हूँ। व्हाट इज द मीनिंग फॉर डेल्टा H। हमारे पास बच्चों चार पैरामीटर्स हैं। फर्स्ट इज HIE, HOE, HRE and HFE। HIE that is the input impedance, इसके यूनिट्स क्या होंगे बच्चों, यूनिट्स ऑफ R। HOE आउटपुट एडमिटेंस 1/R वाले यूनिट होंगे। HRE दिस इज द रिवर्स वोल्टेज गेन, इसका यूनिट क्या होगा, कोई यूनिट नहीं होगा, नो यूनिट, ठीक है जी। और HFE दिस इज फॉरवर्ड करंट गेन, अगेन हैविंग नो यूनिट। दो चीजों के यूनिट हैं, दो के यूनिट नहीं है। दो चीजों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो जिनके यूनिट हैं, जिनके यूनिट नहीं है उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा R इंटू आर 1/R तो वो कैंसिल हो जाएंगे यूनिट्स, तो ये भी कांस्टेंट बन जाएगी और नीचे की दो टर्म्स हैं ये भी कांस्टेंट है और ये मल्टीप्लाई होके भी कांस्टेंट ही रहेंगी। तो हमारा डेल्टा H बच्चों क्या होता है याद रखने के लिए, HIE HOE माइनस HRE इंटू HFE। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ वेयर डेल्टा H हमारा क्या है, HIE HOE माइनस HRE इंटू HFE। और ZL is the what, this is the load resistance which we have calculated in the upper equation which is R plus iota omega L divided by 1 minus omega square LC plus iota omega CR। तो ये हमारी बच्चों इक्वेशन नंबर, इसको मैं 2 लिख लेता हूँ क्योंकि हमने एक नंबर इक्वेशन ए बीटा इज इक्वल टू 1 को लिख लिया। तो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। इसके बाद बच्चों हम फाइंड आउट करेंगे द वैल्यू फॉर बीटा, क्योंकि हमने ए तो फाइंड आउट कर ली, सेकेंड हमारा टारगेट है बीटा फाइंड आउट करना। नाउ वी विल फाइंड आउट, नाउ वी विल कैलकुलेट और फाइंड आउट बीटा। So beta is what? This is the gain of the feedback circuit. So beta बच्चों हमारा बेसिकली क्या होता है, हमने एम्पलीफायर वाले चैप्टर, फीडबैक एम्पलीफायर वाले चैप्टर में भी पढ़ा था। दिस इज VF डिवाइडेड बाय VO, हम इसको लिखते थे VF डिवाइडेड बाय VO। VF बच्चों क्या है, जो हमारे पास वोल्टेज अक्रॉस L1 है उसको हमने यूज किया है एज अ फीडबैक कंपोनेंट, फीडबैक वोल्टेज। तो VF हमारा क्या होगा, वोल्टेज अक्रॉस दी L1 कॉइल, ठीक है। और आउटपुट हमारी क्या है, जो हमारे L के अक्रॉस जो वोल्टेज है दैट इज दी आउटपुट वोल्टेज। तो हम इसको डिफाइन करेंगे बीटा। बीटा इज व्हाट, दिस इज दी वोल्टेज इंड्यूस्ड इन कॉइल L1, ठीक है जी, डिवाइडेड बाय, और ये वोल्टेज कैसे इंड्यूस हुई यहाँ पे, बाय म्यूचुअल इंडक्टेंस, बाय म्यूचुअल इंडक्टेंस, बिकॉज वी हैव द फिनोमिना ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन L एंड L1, ठीक है जी। तो यहाँ पे भी मैं आपको बता देता हूँ बच्चों, L के सामने मैंने L1 लगा रखी है, तो इन दोनों के बीच यहाँ पे क्या होगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा एंड द कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन इज M। तो हम यहाँ पे M यूज करेंगे। तो डिवाइडेड बाय हम क्या लिखेंगे बच्चों, डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा, वोल्टेज अक्रॉस दी L। सो डिवाइडेड बाय क्या आएगा, टोटल आउटपुट वोल्टेज किसके अक्रॉस बच्चों, अक्रॉस L, ठीक है जी, जो हमारी प्राइमरी कॉइल थी। अगर हम सर्किट देखें, L एंड L1 आर पैरेलल टू ईच अदर। L1 हमारी क्या बन जाएगी, सेकेंडरी कॉइल बन जाएगी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ L1 क्या एक्ट करेगी, एज अ सेकेंडरी कॉइल एक्ट करेगी, और L हमारी क्या एक्ट करेगी, एज अ प्राइमरी कॉइल एक्ट करेगी, ठीक है जी।
तो ये हमारी प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल होगी। तो इसके लिए हमने फॉर्मूला लिख लिया, ठीक है जी। तो मैं बीटा की वैल्यू लिखता हूँ बच्चों। अगर हम यहाँ पे ये सपोज कर लें, जैसे मैंने ये इक्विवेलेंट सर्किट बनाया है, यहाँ पे अगर हम सपोज कर ले कि IL करंट इज फ्लोइंग थ्रू दी कॉइल L, तो वोल्टेज का क्या आएगा? सो वोल्टेज हमारी बनेगी बच्चों आइटा ओमेगा M, क्योंकि हमने म्यूचुअल इंडक्टेंस की वजह से जो कॉइल की L1 के अक्रॉस वोल्टेज है उसको लिखना है। तो वोल्टेज क्या होगी? करंट इनटू इम्पीडेंस। इंडक्टर कॉइल के लिए जो हमारी इंडक्टेंस है दैट इज व्हाट आइटा ओमेगा M, उसकी इम्पीडेंस बन गई आइटा ओमेगा M इनटू करंट है हमारा IL डिवाइडेड बाय वोल्टेज अक्रॉस L के साथ बच्चों क्या लिखा हुआ है यहाँ पे हम देख सकते हैं, दैट इज रेजिस्टेंस R। तो टोटल वोल्टेज क्या होगी? आइटा ओमेगा L प्लस R इंटू करंट IL कैंसिल हो गया बच्चों, यहाँ बन गया आइटा ओमेगा M डिवाइडेड बाय आइटा ओमेगा L प्लस R। तो ये मेरी होगी इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 1 है मेरी A बीटा इक्वल टू 1, उसमें मेरे को दो चीजें चाहिए थी, A एंड बीटा। A मैंने फाइंड आउट कर लिया इन इक्वेशन नंबर 2 एंड बीटा मैंने फाइंड आउट कर लिया इन इक्वेशन नंबर 3, ठीक है जी। सो मैं रीराइट करूंगा बच्चों, रीराइट इक्वेशन 1। तो हमारे पास क्या है? मॉडुलस ऑफ A बीटा इज 1, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, मॉडुलस ऑफ बीटा इज 1 बाय मॉडुलस ऑफ कैपिटल E। तो मैं बीटा की वैल्यू रखूंगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड A की वैल्यू रखूंगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। तो बीटा हमारा क्या है? आइटा ओमेगा M डिवाइडेड बाय R प्लस आइटा ओमेगा L विच इज इक्वल टू 1 बाई A। मतलब जो हमारी इक्वेशन नंबर 2 की वैल्यू है उसको हम रिवर्स कर देंगे। यहाँ पे नेगेटिव साइन भी है बट हमने उसको मॉडुलस वैल्यू लेनी है तो उसको पॉजिटिव कर देंगे तो नेगेटिव साइन रिमूव हो जाएगा। तो HI प्लस डेल्टा H इंटू ZL हमारा ऊपर आ जाएगा और HFE डिवाइडेड बाई जो ZL है वो नीचे आ जाएगा, ठीक है जी। तो इसको बच्चों हम कैसे लिखते हैं देखते हैं। सो इट विल बिकम HIE प्लस डेल्टा H इंटू ZL डिवाइडेड बाई HFE इंटू ZL। तो इसको बच्चों हम एक बार फिर से नेक्स्ट स्लाइड पे लिखेंगे, उसके बाद हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो हमारे पास वैल्यू क्या बनेगी? आइटा ओमेगा M डिवाइडेड बाई R प्लस आइटा ओमेगा L विच इज इक्वल टू HIE प्लस डेल्टा H इंटू ZL डिवाइडेड बाई HFE इंटू ZL। तो ये हमारे पास फॉर्मुलेशन है। अगर मैं HFE है हमारा, उसको हम लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई कर दें तो राइट हैंड साइड को हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो ये बनेगा आइटा ओमेगा M इंटू HFE डिवाइडेड बाई R प्लस आइटा ओमेगा L विच इज इक्वल टू, राइट साइड बच्चों सिर्फ ZL बचेगा, उसको अगर मैं डिवाइड कर दूं ऊपर के साथ तो ये बनेगा HIE डिवाइडेड बाई ZL प्लस डेल्टा H। तो हमारे पास कुछ इस तरह से टर्म्स बनेगी। और अब यहाँ पे हम ZL की वैल्यू रख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर दिस वन। मैं एक बार ZL को उधर जाके फिर से लिख लेता हूँ। ZL हमारा बेसिकली क्या आया था? ZL बच्चों हमारा आया था R प्लस आइटा ओमेगा L डिवाइडेड बाई 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर LC प्लस आइटा ओमेगा C इंटू R। तो ये हमारा ZL है। एक बार आपको फिर से दिखा देता हूँ, दिस इज द वैल्यू फॉर ZL। और अब ZL की वैल्यू हमने उल्टा करके फिल करनी है, मतलब नीचे ZL की वैल्यू रखनी है। तो हमारे पास बनेगा क्या? आइटा ओमेगा M HFE डिवाइडेड बाई R प्लस आइटा ओमेगा L विच इज इक्वल टू HIE। तो अगर मैं ZL की वैल्यू नीचे रखूंगा तो ये टर्म 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर LC प्लस आइटा ओमेगा CR ऊपर चला जाएगा और नीचे आएगा R प्लस आइटा ओमेगा L और साथ में आ जाएगा डेल्टा H। अगर मैं दोनों साइड बच्चों R प्लस आइटा ओमेगा L को मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास लेफ्ट साइड क्या बनेगा? आइटा ओमेगा M HFE
which is equal to HIE 1 minus omega square LC plus eta omega RC plus delta H into R plus eta omega L। तो हमारा ये फार्मूलेशन बन गया। अगर इस फार्मूलेशन को बच्चों हम थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखें, थोड़ा सा टर्म्स को हम रीअरेंज करके लिखें, तो हमारे पास जो नेट इक्वेशन क्या आएगी, दैट विल बी आइटा ओमेगा एम एच एफ ई विच इज इक्वल टू, जो ऊपर की टर्म है उसमें हमारे पास ये रियल कंपोनेंट है, ये इमेजिनरी कंपोनेंट है, और आगे वाली ये रियल कंपोनेंट है, एक इमेजिनरी कंपोनेंट है। रियल कंपोनेंट्स को हम एक साथ लिख लेंगे और इमेजिनरी कंपोनेंट्स को एक साथ लिख लेंगे। पहले मैं रियल कंपोनेंट्स लिखता हूं बच्चों, वो क्या आएंगे, एच आई ई इंटू 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर एल सी प्लस सेकेंड टर्म से आएगा डेल्टा एच इंटू आर। ठीक है जी। और सेकेंड टर्म में बच्चों हमारे पास जो कंपोनेंट्स आएंगे वो क्या आएंगे, आयटा में कॉमन ले लूंगा एंड इट विल बिकम एच आई ई इंटू ओमेगा आर सी प्लस डेल्टा एच इंटू ओमेगा एल। तो ये बच्चों इस इक्वेशन को मैं इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे दूंगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। इक्वेशन नंबर 4 में अगर हम देखें तो हमारे पास दो तरह की टर्म्स बन रही हैं बच्चों राइट हैंड साइड में। ये जो रेड कलर में मैं दिखा रहा हूं दैट इज द रियल पार्ट, ठीक है जी, और ये वाला जो मेरा बच्चों है दिस इज द इमेजिनरी पार्ट। और अगर हम देखें लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास सिर्फ क्या है बच्चों, इमेजिनरी पार्ट है। मतलब हम ये भी कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में जो हमारा रियल पार्ट है दैट इज दी 0। ठीक है जी। तो अगर हम इक्वेशन के दोनों साइड जो कंपोनेंट्स हैं उनको कंपेयर कर दें, रियल कंपोनेंट्स को रियल कंपोनेंट्स के साथ और इमेजिनरी कंपोनेंट्स को इमेजिनरी कंपोनेंट्स के साथ कंपेयर कर दें, तो हमारे पास क्या बनेगा, मैं नेक्स्ट स्लाइड में लिखता हूं। नाउ कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। हम क्या करेंगे बच्चों, रियल पार्ट्स को रियल पार्ट्स के साथ कंपेयर कर देंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ कंपेयर कर देंगे। अगर मैं देखूं इक्वेशन नंबर 4 में रियल पार्ट लेफ्ट हैंड साइड मेरा क्या है 0 और राइट हैंड साइड मेरा रियल पार्ट क्या है एच आई ई इंटू 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एल सी प्लस डेल्टा एच इंटू आर। तो इसको बच्चों मैं लिखूंगा एच आई ई इंटू 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर एल सी प्लस डेल्टा एच इंटू आर। तो ये हमारा क्या है, रियल कंपोनेंट है। और इसको भी बच्चों हम एक्सपेंड कर देते हैं, तो ये क्या बनेगा एच आई ई माइनस एच आई ई ओमेगा स्क्वायर एल सी प्लस डेल्टा एच इंटू आर। ओमेगा स्क्वायर वाली टर्म मैं लेफ्ट हैंड साइड ले जाऊंगा, दिस इज ओमेगा स्क्वायर एच आई ई एल सी विच इज इक्वल टू एच आई ई प्लस डेल्टा एच इंटू आर। तो अगर मैं बच्चों लेफ्ट हैंड साइड सिर्फ ओमेगा स्क्वायर को रखूं, बाकी सारी टर्म्स के साथ मैं डिवाइड कर दूं, तो मेरा क्या बनेगा ओमेगा स्क्वायर एच आई ई प्लस डेल्टा एच इंटू आर डिवाइडेड बाई एच आई ई इंटू एल सी। एच आई ई और एच आई ई ये दोनों टर्म्स सिमिलर सी हमें मिल रही हैं, तो अगर मैं डिवाइड कर दूं बच्चों तो ये क्या बनेगा 1 बाई एल सी प्लस ऊपर क्या आएगा डेल्टा एच इंटू आर डिवाइडेड बाई एच आई ई इंटू एल सी। तो एल सी बच्चों अगर हम यहाँ से कॉमन कर लें तो ये क्या बनेगा 1 प्लस डेल्टा एच इंटू आर डिवाइडेड बाई एच आई ई। तो ये हमारी फार्मूलेशन आ गई ओमेगा स्क्वायर की। तो इससे बच्चों हमारा ओमेगा क्या आ जाएगा, दिस इज दी 1 बाई अंडर रूट ऑफ एल सी एंड जो हमारे साथ में टर्म है 1 प्लस डेल्टा एच आर डिवाइडेड बाई एच आई ई, इस सारी ब्रैकेट का 1/2।
तो ये बच्चों हमारे पास आंसर आ गया। किस चीज़ का आंसर आ गया? फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशंस। किस चीज़ की ऑसिलेशंस? फॉर द ट्यून्ड सर्किट। तो मैं इसको बच्चों हाईलाइट कर देता हूँ, इसको आपको याद रखना होगा। दिस इज द फॉर्मुलेशन फॉर द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्यून्ड कलेक्टर ऑसिलेटर। देखिए यहाँ से थोड़ा सा कैलकुलेशन हम अगर और करें तो हमारा ओमेगा क्या है? दिस इज 1/2 पाई 1/√LC दिस वन। अगर मैं फ्रीक्वेंसी निकालूं, फ्रीक्वेंसी क्या होती है? ओमेगा इज व्हाट? दिस इज 2 पाई f। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मुलेशन बच्चों आएगा 1/2 पाई √LC 1 प्लस डेल्टा H इंटू R डिवाइडेड बाई HIE रेज़्ड पावर 1/2। और अगर हमारी जो कॉइल है या हमारा जो सर्किट है उसके अंदर हम कुछ फैक्टर्स को अपने हिसाब से डिजाइन कर लें, मतलब अगर हम बोल दें डेल्टा H वेरी स्मॉल और जो हमारी R की वैल्यू है दैट इज अगेन वेरी स्मॉल और HIE वेरी लार्ज हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं ये सारी वैल्यूज को बहुत सेट कर दूं तो बच्चों हमारा फ्रीक्वेंसी का फॉर्मुलेशन क्या बन जाएगा? फ्रीक्वेंसी हमारी बन जाएगी 1/2 पाई √LC 1 प्लस, ये जो सारी टर्म है इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे, जीरो रख लेंगे, दिस रेज़्ड पावर हाफ। तो फ्रीक्वेंसी हमारी बन जाएगी 1/2 पाई √LC। तो ये हमारा वही फॉर्मुलेशन बन जाएगा जो हमारा सिंपल LC सर्किट का फॉर्मुलेशन होता है। ठीक है जी। नाउ बच्चों हम कंपेयर करेंगे इमेजिनरी पार्ट। कंपेयर इमेजिनरी पार्ट्स। अब बच्चों हम इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर करेंगे। इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर करने के बाद हम देखेंगे व्हाट इज द फॉर्मुलेशन फॉर द कंडीशन फॉर द सस्टेन्ड ऑसिलेशंस। अगर हम देखें इमेजिनरी पार्ट इन इक्वेशन नंबर 4, लेफ्ट हैंड साइड हमारा इमेजिनरी कंपोनेंट है आइटा ओमेगा m इंटू HFE। तो इसको मैं लिखूंगा ओमेगा m इंटू HFE। और राइट हैंड साइड बच्चों जो हमारा कंपोनेंट है दैट इज HIE ओमेगा RC प्लस डेल्टा H ओमेगा L। अगर यहाँ से ओमेगा हम कॉमन कर लें तो पहला फैक्टर आएगा HIE RC और सेकंड फैक्टर आएगा डेल्टा H इंटू L। तो मैं इसको लिखूंगा बच्चों, दिस विल बिकम ओमेगा इंटू HIE RC प्लस सेकंड फैक्टर आएगा हमारा L इंटू डेल्टा H। ओमेगा के साथ बच्चों ओमेगा हमारा कैंसिल हो गया, तो m हमारा क्या आएगा? HIE RC प्लस L डेल्टा H डिवाइडेड बाई HFE। और ये जो इक्वेशन हमारी आ रही है, दिस इक्वेशन गिव्स द कंडीशन फॉर द सस्टेन्ड ऑसिलेशन। सो दिस इक्वेशन gives the minimum value of m, minimum value of m that should exist for the oscillations to sustain। तो हमारी बच्चों इतनी वैल्यू m की कम से कम होनी चाहिए ताकि जो हमारी जो ऑसिलेटर के अंदर सस्टेन्ड ऑसिलेशंस बन सकें। तो ये हमारा आज का आर्टिकल कंप्लीट हुआ बच्चों, तो इसको आप ध्यान से करना। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज द ट्यून्ड कलेक्टर ऑसिलेटर। इसमें बच्चों अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में मैसेज करके बता सकते हैं, या आपकी कोई भी क्वेरी हो तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू।